हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 एरे यानी स्ट्रिंगનો उपयोग। ओके, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने 1D एरे को लेके फिनिश किया। आज का पूरा लेक्चर 2D एरे को लेके है। ओके, आई होप कि आपने 1D एरे के ऊपर मैंने जो 2 लेक्चर बनाए थे वो देख लिए होंगे। मतलब अभी तक चैप्टर नंबर 9 के 3 लेक्चर्स मैंने बनाए हुए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ एरे का इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड लेक्चर 1D एरे से स्टार्ट किया था। थर्ड लेक्चर के अंदर भी मैंने 1D एरे कंटिन्यू किया था। तो इस चैप्टर के ऊपर से 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों के वो 3 लेक्चर देखने बाकी है तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लेना, तभी आपको ये थ्योरी समझ में आएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 2D एरे। ओके, हम लोग 1D एरे ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एरे અને સ્ટ્રિંગનો ઉપયોગ। ओके, यूज़ ऑफ एरे एंड स्ट्रिंग, चैप्टर नंबर 9। तो ये मैं पिछले थियरी के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि एरे के टाइप्स कितने, टाइप्स ऑफ एरे, एरेना प्रकार કેટલા છે। एरे 2 टाइप के आते हैं, एक आता है सिंगल डायमेंशन एरे और एक आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशन के अंदर आता है 1D एरे और मल्टी डायमेंशन के अंदर 2D एरे और 3D एरे आता है। जबकि 3D एरे ये हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। मतलब इस बार सिलेबस से कट किया है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअली वो सिलेबस के अंदर है ही नहीं हमारे। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग एरे ऑफ एरे भी बोलते हैं। ओके, तो 1D एरे के अंदर क्या होता है, एक सिंगल रो होती है और एक सिंगल कॉलम होता है। तो सिंगल रो और सिंगल कॉलम के कंसेप्ट को हम लोग 1D एरे बोलते हैं, और मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स के कंसेप्ट को हम लोग 2D एरे बोलेंगे या फिर 3D एरे बोलेंगे। बट अभी हम लोगों को सिर्फ 2D एरे के बारे में सीखना है। तो ये वाली स्लाइड में आपको ऑलरेडी पिछले थियरी के अंदर पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो सेशन के अंदर मैं ये आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने फिर से रिपीट किया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ओनली मल्टी डायमेंशनल के अंदर 2D एरे के बारे में, क्योंकि 3D एरे तो हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 2D एरे एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2D एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं जावा के अंदर। आप जब भी 2D एरे का यूज़ जावा के अंदर करोगे तो 2D एरे को जावा के अंदर डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो सेशन के अंदर भी मैंने 1D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो आपको बताया था। तो आज मैं आपको 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं वह बताऊँगा। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2D एरे को जावा के अंदर डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप ले लिया और यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, और बाद में मैंने यहाँ पे ए नाम का क्या बनाया, एरे बनाया। ये एरे, इट्स नॉट वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं होते, अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होते, दोनों ब्रैकेट्स नहीं होते, ओनली इंटीजर ए लिखा होता, तो फिर वो ए वेरिएबल कहलाता। लेकिन अभी हमारे कंडीशन में ए यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ए हमारे एरे का नाम है। मतलब मैं जिस नाम से एरे क्रिएट करना चाहता हूँ वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ए नाम का ही एरे क्रिएट करो, यहाँ पे आप कोई भी नाम का एरे क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो वशिष्ठ भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मेरा नाम भी लिख सकता हूँ। आप एरे कोई भी नाम का क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आपको अगर याद होगा 1D एरे के अंदर सिर्फ सिंगल एक ही ब्रैकेट आता था, जबकि 2D एरे के अंदर ऐसे 2 ब्रैकेट आते हैं। ये थ्योरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप सिर्फ सिंगल ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हो तो वो 1D एरे का एग्जाम्पल होगा, और अगर आप ऐसे 2 ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो तो वो 2D एरे का एग्जाम्पल है। तो आप जब भी 2D एरे को जावा के अंदर डिक्लेयर करते हो तो आपको ऐसे 2 ब्रैकेट्स लगाने ही पड़ेंगे, तभी वो 2D एरे बनेगा। अगर आप एक ब्रैकेट लगाते हो तो फिर वो 1D एरे बन जाएगा, लेकिन अगर आप 2 ब्रैकेट का यूज़ करते हो तो वो 2D एरे बनेगा। अब इन 2 ब्रैकेट के अंदर एक बात खास समझ लो कि जो पहला ब्रैकेट होगा ना वो रो के लिए होगा, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा वो ऑलवेज कॉलम के लिए होगा। आपको उल्टा करना नहीं है कि पहला जो ब्रैकेट है वो कॉलम का और सेकंड ब्रैकेट रो का, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही फिक्स होता है। जब भी आप एरे जनरेट करोगे, डिक्लेयर करोगे जावा के अंदर, तो जो सबसे पहला ब्रैकेट है वो रो के लिए फिक्स है, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो कॉलम के लिए फिक्स है। आप चाहकर भी इसे कॉलम या इसे रो नहीं बना सकते, क्योंकि ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट रो के लिए है और सेकंड वाला ब्रैकेट कॉलम के लिए। तो देखो, ये एक तरीका है 2D एरे को डिक्लेयर करने का, जो अभी मैंने यहाँ पे येलो कलर के बॉर्डर में हाईलाइट किया है ना। तो ये एक तरीका है
2D एरे को जावा के अंदर डिक्लेयर करने का। अगर आप इस तरीके से जावा के अंदर एरे डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो तो दूसरा और एक तरीका देखो। अभी ऐसे और 4 तरीके, मतलब ये एक तरीका और एक 4 तरीके, मतलब टोटल ऐसे 5 तरीके हैं। ओके, 2D एरे को जावा के अंदर डिक्लेयर करने के टोटल 5 ऐसे तरीके हैं। इन 5 में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। अगर आपने ये वाला तरीका अपनाया तो भी वैलिड है कि आप शुरुआत में 2 ब्रैकेट यूज़ करते हो और बाद में अगर आप ए नाम का एरे क्रिएट कर रहे हो तो ये वाला तरीका भी चलेगा। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप के बाद जगह छोड़ते हो, उसके बाद आप 2 ब्रैकेट बना के ए नाम का एरे क्रिएट करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी है और यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है, तो ये वाला तरीका भी वैलिड है। अगर आप इंटीजर नाम का डेटा टाइप लेते हो, पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हो रो के लिए, देन बीच में जगह छोड़ते हो और बाद में कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हो और उसके बाद ए नाम का एरे बनाते हो, तो भी ये तरीका वैलिड है। उसके बाद वापस देखो, ए के बाद मैंने स्पेस छोड़ा, सॉरी मैंने पहले एरे क्रिएट किया और बाद में मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया, जबकि यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में क्या है कि ब्रैकेट पहले है और एरे बाद में क्रिएट किया है। लेकिन ये वाला एग्जांपल में क्या है कि एरे पहले क्रिएट किया है और ब्रैकेट्स बाद में यूज़ किया है तो भी चलेगा। ये वाला एग्जांपल में क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट पहले है, बीच में जगह छोड़िए, बाद में बीच में ए नाम का एरे क्रिएट किया और उसके बाद फिर सेकंड ब्रैकेट यूज़ किया कॉलम के लिए, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट रो के लिए होगा, ये वाला ब्रैकेट कॉलम के लिए होगा, तो ये वाला तरीका भी वैलिड है। इन शॉर्ट मतलब आप देख सकते हो ये 5 अलग अलग तरीके हैं, इनमें से आप कोई भी तरीका अपनाओ, सारे तरीके वैलिड है। लेकिन ज़्यादा करके जावा के अंदर जो तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है ये वाला तरीका। तो हम भी हमारे प्रैक्टिकल के अंदर यही तरीका अपनाने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, पहला ब्रैकेट रो के लिए बनाएंगे, दूसरा ब्रैकेट कॉलम के लिए बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग एरे क्रिएट करेंगे। ओके, तो इस तरह का जो एरे क्रिएट करना होता है उसे बोलते हैं 2D एरे। 2D एरे को हम लोग एरे ऑफ एरेज भी बोलते हैं। क्यों इसे एरे ऑफ एरेज कहा जाता है ये आपको थ्योरी में पता चलेगा, और इसको खास करके मैट्रिक्स एरे भी कहा जाता है। देखो 1D एरे को मैट्रिक्स एरे नहीं बोलते, ओके, सेकंड जो 2D एरे है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स एरे। तो ये तो था थियरी डिक्लेरेशन का कि 2D एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। अभी अगला पार्ट है कि 2D एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएशन। वो तो सिर्फ डिक्लेयर करने का थ्योरी था, अभी आपको जब भी क्रिएट करना हो 2D एरे जावा के अंदर तो कैसे करने का। तो देखो, तो अभी हम लोगों ने देखा ये वाला तरीका, देखो यही है वो पीछे कि पहले इंटीजर लेंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, पहला ब्रैकेट रो के लिए बनेगा, दूसरा ब्रैकेट कॉलम के लिए बनेगा, देन स्पेस छोड़ के ए नाम का एरे क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला ये वाला तरीका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, तो ये वाला तरीका यहाँ पे आ गया, तो ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट हुआ, मैंने बाजू में लिखा है देखो एरे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे सिर्फ एरे डिक्लेयर किया जा रहा है, एरे क्रिएट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। जब भी आप लोगों ने 1D एरे का थ्योरी देखा होगा तो उसके अंदर भी हम लोग 1D एरे को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे। तो आज भी हम लोगों को अगर 2D एरे क्रिएट करने तो उसके लिए भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिएशन का पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट है कि यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे ए नाम का एरे डिक्लेयर किया, अब यहाँ पे ए नाम का एरे क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला पार्ट डिक्लेरेशन का है, जबकि ये वाला पार्ट क्रिएशन का है। तो जब भी आप एरे को क्रिएट करोगे तो ए इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, देन इंटीजर डेटा टाइप और बाद में यहाँ पे 2 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में लिखा है मैंने 2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है मैंने 3। तो पहला ब्रैकेट मैंने रो के लिए बोला था, दूसरा ब्रैकेट मैंने कॉलम के लिए बोला था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेंगे। और यहाँ पे साइज लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे साइज नहीं लिखी जाएगी। जब भी हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं तब यहाँ पे आपको खाली रखना है, आप यहाँ पे 2 और 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिक्लेरेशन का पार्ट है। डिक्लेरेशन के पार्ट में कभी भी साइज मेंशन नहीं की जाती, ये मैं आपको 1D एरे की थ्योरी में बता चुका हूँ। जब हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं तब आप लोगों को साइज मेंशन करनी है। तो देखो यहाँ पे ए नाम का मैंने एरे बनाया,
ए नाम का एरे को बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा तभी यहाँ पे ए नाम का एरे क्रिएट होगा। देन इंटीजर नाम का डेटा टाइप है और बाद में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बॉक्स में मैंने 2 लिखा, दूसरे बॉक्स में मैंने 3 लिखा, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे 2 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेंगे। क्योंकि मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि पहला बॉक्स ये रो के लिए होता है, दूसरा बॉक्स ये कॉलम के लिए होता है। तो यहाँ देखो पहले बॉक्स में 2 लिखा है, दूसरे बॉक्स में 3 लिखा है, तो यहाँ पे 2 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेंगे। मैंने नीचे मेंशन भी किया है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो सोचो जब 2 रो और 3 कॉलम बनेगी तो इस तरह का बॉक्स बनेगा। देखो आप, ये कितनी रो है, 2 रो है। आप देखिएगा रो नंबर 1 ये आपकी पहली रो हुई, रो नंबर 2 ये आपकी दूसरी रो हुई, कॉलम नंबर 1 ये आपका पहला कॉलम हुआ, कॉलम नंबर 2 ये आपका दूसरा कॉलम हुआ, कॉलम नंबर 3 ये आपका तीसरा कॉलम हुआ। तो ये पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, पहली रो, दूसरी रो। अब इसके अंदर देखो उसकी इंडेक्स पोजीशन पहले से ही फिक्स होती है, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। और इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, ये आप भी जानते हो। तो अगर पहले मैं सिर्फ रो की बात करूँ, ओके, अभी मैं कॉलम की बात नहीं करता, सिर्फ रो की बात करूँ, तो पहली रो की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 0, और दूसरी रो की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 1, क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही है। समझ में आया? जो सबसे पहली रो है उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है और जो दूसरी रो है उसकी इंडेक्स पोजीशन 1 है। इसके नीचे अगर और तीसरी रो होती तो उसकी इंडेक्स पोजीशन 2 होती, 0 1 2, लेकिन नीचे कोई तीसरी रो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ही रो है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा है इसलिए 2 ही रो बनेगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो 3 रो बनती, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे एग्जांपल में 2 लिखा हुआ है इसलिए 2 ही रो बनेगी। तो पहली रो जो होगी वो होगी 0, दूसरी रो जो होगी वो होगी 1। तो 0 और 1 ये क्या हुए, इंडेक्स पोजिशन है। बात करें कॉलम की, तो कॉलम कितने हैं, 3। तो पहली कॉलम में उसकी इंडेक्स पोजिशन क्या होगी, 0, दूसरी कॉलम का 1 और तीसरी कॉलम का 2। तो ये आपको क्लियर हो गया। देखो पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आगे का आपको, जब मैं 2D एरे के अंदर जब मैं वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा तो समझ में आएगा। पहले ये इंडेक्स पोजीशन को समझ लो। तो ये जो 0 है वो रो के लिए है, ये जो 1 है ये भी रो के लिए। तो पहली वाली रो का इंडेक्स पोजीशन 0 है, दूसरी वाली रो का इंडेक्स पोजीशन 1 है। उसी तरह अगर कॉलम की बात करूँ तो पहली वाली कॉलम का इंडेक्स पोजीशन 0 है, दूसरी वाली कॉलम का इंडेक्स पोजीशन 1 है और तीसरी वाली कॉलम का इंडेक्स पोजीशन 2 है। तो अगर मैं सिर्फ इस बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 0 0 आएगा। क्यों 0 0? पहला वाला 0 ये रो के लिए है, दूसरा वाला 0 ये कॉलम के लिए है। यहाँ पे 0 1 का मतलब क्या है कि 0 जो है वो रो को इंडिकेट करता है, 1 जो है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। इसी तरह यहाँ पे भी 0 2 के अंदर 0 क्या है, रो को इंडिकेट करता है और 2 क्या करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है। नीचे अगर मैं देखूँ 1 और 0 के अंदर क्या है, 1 क्या है, रो को इंडिकेट करता है, 0 क्या है, कॉलम को इंडिकेट करता है। इसमें 1 1 का मतलब क्या है कि 1 जो है रो को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा जो 1 है वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। 1 2 का मतलब क्या है कि 1 जो है वो रो को इंडिकेट कर रहा है और 2 क्या है, वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो 0 1 0 1 0 1, पहला जो नंबर है वो रो के लिए है, 0 0 ये कॉलम के लिए, 1 1 ये कॉलम के लिए, 2 2 ये कॉलम के लिए। तो याद रखना ये सब क्या है, कॉलम की इंडेक्स पोजीशन है और ये क्या है, रो की इंडेक्स पोजीशन है। इंडेक्स पोजीशन मतलब क्या, सूचक स्थानांक। तो ये कोई हमारी वैल्यू नहीं है, ये कोई एरे नहीं है। यहाँ पे अभी मैंने कोई एरे इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पे अभी मैंने कोई एरे इनपुट नहीं किया है। ये तो अभी मैं बस खाली आपको इंडेक्स पोजीशन समझा रहा हूँ कि 2D एरे के अंदर इंडेक्स पोजीशन किस तरह से जनरेट होते हैं। तो ये था क्रिएशन पार्ट। तो यहाँ पे मैंने एरे का क्रिएशन कर लिया है। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि एरे के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कि एरे के अंदर वैल्यू को इनपुट कैसे किया जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने बनाई थी। पहले मैंने एरे को डिक्लेयर किया, बाद में मैंने एरे को क्रिएट किया। तो 2 चीज़ें मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एरे को डिक्लेयर किया और यहाँ मैंने एरे को क्रिएट किया। बराबर, देखो आप यहाँ पे देखो, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट चालू किए, ए लिखा, तो यहाँ पे सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया जा रहा है। यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एरे को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर मैंने 2 रो और 3 कॉलम क्रिएट किए। अब इन दोनों लाइन को कंबाइन करके अगर आपको एक ही लाइन में लिखना है तो कैसे लिखोगे। मैंने 1D एरे के अंदर भी आपको ये बात बताई थी।
अगर आपको दो ऐसी अलग अलग लाइन नहीं लिखनी है, आप ये दोनों लाइन का काम एक ही लाइन में खत्म करना चाहते हो, देखो अगर आप जावा प्रोग्राम के अंदर ये दो लाइन अलग अलग लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइन अगर आप एक ही लाइन में खत्म करना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? इसका मतलब क्या है कि डिक्लेरेशन का पार्ट और क्रिएशन का पार्ट ये दोनों आप एक ही लाइन में खत्म करना चाहते हो। तो ये वाली लाइन देखो, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट चालू करो पहला वाला रो के लिए, दूसरा ब्रैकेट चालू करो कॉलम के लिए, ए नाम का एरे क्रिएट करो एंड देन फिर न्यू कीवर्ड का यूज लिखो। तो न्यू कीवर्ड से ए नाम का एरे क्रिएट होगा। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर पहले वाले ब्रैकेट के अंदर 2 लिखो, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर 3 लिखो, मतलब दोनों लाइन को कंबाइन करके मैंने एक लाइन बना दी। तो इस लाइन के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट भी आ गया और इस लाइन के अंदर क्रिएशन वाला पार्ट भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो एरे क्रिएट हो रहा है, न्यू कीवर्ड का यूज लिखा है मतलब एरे क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे ए नाम डिक्लेयर हो रहा है। तो ये हो गया पार्ट। अब बात करते इनिशियलाइज करने की। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 और 3 लिखूंगा, बराबर 2 और 3 लिखूंगा तो 2 रो बन जाएगी और 3 कॉलम बन जाएंगे, मतलब इस तरह से बॉक्स बन जाएगा, इस तरह से 2 रो बनेगी और 3 कॉलम, लेकिन बीच में कोई भी वैल्यू अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं की है। ओके, तो देखो अभी अब एरे को इनिशियलाइज कैसे करने का, अगर आपको इनपुट करने हैं तो देखो एरे इनपुट कैसे करोगे, इनिशियलाइज कैसे करने का। तो देखो यहाँ देखो ए तो अपने एरे का नाम है, पहले वाले ब्रैकेट में 0, दूसरे वाले ब्रैकेट में 0। तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि पहला वाला जो ब्रैकेट है वो रो के लिए है, दूसरा वाला ब्रैकेट है वो कॉलम के लिए है। तो जिस रो की इंडेक्स पोजीशन 0 हो और जिस कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 0 हो, ऐसे बॉक्स के अंदर मुझे 10 को इनपुट करना है। तो देखो ये देखो 0 0, ये पहला 0 रो के लिए, दूसरा 0 कॉलम के लिए, क्योंकि देखो ये वाले बॉक्स के अंदर रो वाली इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, कॉलम की इंडेक्स पोजीशन क्या है 0। तो रो में भी 0 आ रहा है, कॉलम में भी 0 आ रहा है। तो जहाँ पे रो की इंडेक्स पोजीशन 0 हो और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन भी 0 हो, मतलब ये वाला बॉक्स आ गया। तो इस वाले बॉक्स में क्या प्रिंट होगा 10। तो देखो ये वाला 10 मैंने यहाँ ले लिया। अभी आगे देखो, रो के अंदर 0 होना चाहिए और कॉलम के अंदर 1 होना चाहिए, मतलब जिसकी इंडेक्स पोजीशन 0 हो, रो की इंडेक्स पोजीशन 0 हो और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 1 हो, ऐसे बॉक्स में मुझे 20 को इनपुट करना है। तो ये रहा बॉक्स, रो की इंडेक्स पोजीशन 0 है, कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब तीसरा, ये पहला बॉक्स रो के लिए है, दूसरा बॉक्स कॉलम के लिए है, मैं बता चुका हूँ आपको। अब तीसरा देखो, रो की इंडेक्स पोजीशन 0 हो और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 2 हो, ऐसे बॉक्स में मुझे 30 को प्रिंट करना है। तो ये देखो रो की इंडेक्स पोजीशन 0 है और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 2 है, उसके अंदर मैंने 30 को इनपुट किया। अब आगे, अब रो की इंडेक्स पोजीशन 1 हो और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 0 हो, उसमें मुझे 40 को प्रिंट करना है। तो ये देखो अभी हम लोग सेकंड रो में आ गए, क्योंकि 1 लिखा मतलब सेकंड रो में आ गए, 0 था मतलब पहली रो थी, 1 लिखा मतलब सेकंड रो में आ गए। तो ये देखो अभी यहाँ पे पहली रो कौन सी है, इंडेक्स पोजीशन क्या है 1 और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, मतलब 1 और 0। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1 और 0, तो उसमें क्या प्रिंट करना है 40। तो देखो यहाँ पे 40 आ गया। रो की इंडेक्स पोजीशन 1 होनी चाहिए और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन भी 1 होनी चाहिए, मतलब दोनों की इंडेक्स पोजीशन 1 1 1 होगी, वहाँ पे 50 को प्रिंट करना है। तो ये देखो यहाँ पे रो की इंडेक्स पोजीशन 1 है, कॉलम की इंडेक्स पोजीशन भी 1 है, तो यहाँ पे मैंने 50 को प्रिंट किया। एंड लास्ट में रो की इंडेक्स पोजीशन 1 हो और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 2 हो, उसमें मुझे 60 प्रिंट करना है। तो ये रहा आखिरी बॉक्स, रो की इंडेक्स पोजीशन 1 है और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 2 है, उसमें 60 प्रिंट किया। तो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें इंडेक्स पोजीशन भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, और साथ में जो उसके अंदर मैंने वैल्यू इनपुट की है वो भी दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसमें से इंडेक्स पोजीशन हटा दूँ तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, इंडेक्स पोजीशन कभी भी आउटपुट में दिखती नहीं है, वो हमारे समझने के लिए होता है। याद रखना, ये इंडेक्स पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ समझने के लिए, ये आउटपुट में नहीं दिखाई देगी। आउटपुट में तो खाली 10 20 30 40 50 60 यही दिखेगा, क्योंकि वही हमारे एरे की वैल्यू है। तो अगर मैं इसमें से इंडेक्स पोजीशन को अगर हटा दूँ तो देखो इस तरह से हमारा बॉक्स दिखेगा। ओके, 10 20 30 40 50 60। तो इस तरह से भी हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने एरे को क्रिएट किया,
यहाँ मैंने एरे को डिक्लेयर भी किया, क्रिएट भी किया, दोनों को कंबाइन करके ये दोनों काम मैंने एक लाइन में खत्म कर दिए। और यहाँ पे मैं एरे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ओके, 6 बार मुझे एरे को इनिशियलाइज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 सेल है इसलिए। ओके, ये हो गया। तो अगर आप ये चीज भी अगर एक साथ में करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अभी ये भी मैं इसके साथ कंबाइन कर दूं, मुझे अलग लिखना ना पड़े, मतलब देखो डिक्लेरेशन पार्ट, क्रिएशन पार्ट और इनिशियलाइजेशन, ये भी आपको एक ही लाइन में खत्म करना है। ये लाइन में क्या था, इस लाइन में मैं खाली डिक्लेरेशन और क्रिएशन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन में लिख दिया। इन दोनों का काम मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया। अब मुझे इन तीनों का काम एक लाइन में खत्म करना है, मतलब डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन ये सब एक लाइन में हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये लाइन देखो, अभी इस लाइन के अंदर तीनों के तीनों काम एक लाइन में हो गए। देखो, इंटीजर, 2 ब्रैकेट चालू किए, पहला ब्रैकेट रो के लिए, दूसरा ब्रैकेट कॉलम के लिए, ए नाम का एरे क्रिएट किया, इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। 2 पहले वाले ब्रैकेट में लिखा मैंने 10, 20, 30, देन बीच में कॉमा यूज़ किया, इसका ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद कर दिया। दूसरा ब्रैकेट चालू किया, उसमें लिखा 40, 50, 60, इसका ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद किया, पहला वाला ब्रैकेट मैंने लास्ट में बंद किया। तो ये हो गया। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो आपको न्यू कीवर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरे डिक्लेयर भी हो चुका है, यहाँ पे एरे क्रिएट भी हो जाएगा और यहाँ पे एरे इनिशियलाइज भी हो जाएगा। तो 10, 20, 30 ये है आपकी पहली रो। देखो नीचे लिखा है फर्स्ट रो, जिसके अंदर 3 कॉलम होगी। पहली कॉलम में 10 आएगा, दूसरी कॉलम में 20 आएगा, तीसरी कॉलम में 30 आएगा। तो ये होगी आपकी पहली रो और ये होगी आपकी दूसरी रो, सेकंड रो। सेकंड रो के अंदर पहली कॉलम में 40 आएगा, दूसरी कॉलम में 50 आएगा, तीसरी कॉलम में 60 आएगा। तो ये रहा, पहली कॉलम में 10, दूसरी कॉलम में 20, तीसरी कॉलम में 30। और बात करें सेकंड रो की, तो सेकंड रो के अंदर भी पहली कॉलम में 40, दूसरी कॉलम में 50, तीसरी कॉलम में 60। कितनी रो बनेगी? सिर्फ 2 ही रो बनेगी। और कॉलम कितने बनेंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये वाला हिस्सा जो है वो फर्स्ट रो के लिए है, ये वाला जो हिस्सा है वो सेकंड रो के लिए है। पहली रो के अंदर 3 कॉलम बनेंगे और ये 3 नंबर इनपुट होंगे। उसी तरह दूसरी रो के अंदर भी 3 कॉलम बनेंगे और ये 3 नंबर इनपुट होंगे। तो ये इंटीजर क्या है? डेटा टाइप है। ए क्या है? एरे का नाम है। 10, 20, 30 क्या है? ये पहली रो है और उसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। 40, 50, 60 क्या है? दूसरी रो है जिसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे जो पहली कॉलम बनेगी वो 10 की बनेगी, दूसरी कॉलम 20 की बनेगी, तीसरी कॉलम 30 की बनेगी। इस तरह से 3 ही कॉलम बनेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में पहली कॉलम 40 की बनेगी, दूसरी कॉलम 50 की बनेगी, तीसरी कॉलम 60 की बनेगी। इस तरह से इसके अंदर भी 3 कॉलम्स ही बनेंगे। तो देखो ये तीनों काम मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया। तो इस एक लाइन के अंदर डिक्लेरेशन भी आ गया, इस एक लाइन के अंदर क्रिएशन भी आ गया और इस एक लाइन में इनिशियलाइजेशन भी आ गया। जब भी आप वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो तो न्यू कीवर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और एरे के हर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ये भी आप याद रखना, इस तरह का एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो 10 होगा वो यहाँ पे आएगा, 20 होगा वो यहाँ आएगा, 30 होगा वो यहाँ आएगा पहली रो के अंदर, 40 यहाँ पे आएगा, 50 यहाँ पे आएगा, 60 यहाँ पे आएगा दूसरी रो के अंदर। तो इस तरह से अगर आप 2D एरे को इनिशियलाइज करते हो तो उसे कहा जाएगा एरे ऑफ एरे या फिर मैट्रिक्स एरे। अब एरे ऑफ एरे क्यों? क्योंकि पहले रो बनती है, उसके बाद फिर उस रो के अंदर कॉलम बनता है। तो जब रो बन रही हो तो रो के लिए एक एरे बना और जब उस रो के अंदर कॉलम बनते हैं तो कॉलम के लिए वापस और एक एरे बना, मतलब एरे ऑफ एरे। समझ में आया आपको? जैसे कि देखो पहले रो बनेगी, पहली रो बनी, दूसरी रो बनी, तो रो के लिए एक एरे क्रिएट हुआ। फिर क्या होगा? पहली रो के अंदर 3 कॉलम बनेंगे और दूसरी रो के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, तो फिर दूसरा एरे क्रिएट हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं एरे ऑफ एरे। ये आगे हम लोग और डीप में समझेंगे। तो आई होप कि आपको सॉरी एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान दें। इस एरे को हम लोग आउटपुट में प्रिंट कैसे करते हैं, देखो समझना। इस स्लाइड को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको समझने के बाद आप 2D एरे पूरी तरह से आपको समझ में
आ जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम भी टाइप किया हुआ है, इस प्रोग्राम को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 2D एरे आउटपुट में प्रिंट कैसे होते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा भी मैंने प्रिंट एरेज। आप एरे लिख तो दोगे, लेकिन इस एरे को आउटपुट में प्रिंट कैसे करने का, ये एरे आउटपुट में वाकई में प्रिंट होते कैसे, कैसे काम करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अब ये वाला एग्जांपल आप ले लो, पिछला वाला एग्जांपल नहीं है, पिछला वाला एग्जांपल अलग था। पिछले वाला एग्जांपल में सिर्फ 2 रो थी, पहली रो में 10-20 था, दूसरी वाली रो में 40-50-60 था। ओके, 3-3 कॉलम थी। ये वाला एग्जांपल अलग है। देखो, मैंने एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया, उसके अंदर मैंने 2 ब्रैकेट लिए। पहला वाला ब्रैकेट होगा रो के लिए, दूसरा वाला ब्रैकेट होगा कॉलम के लिए। रेडी? तो याद रखना। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ए नाम का मैंने ए नाम का मैंने एरे क्रिएट किया, 2 ब्रैकेट जनरेट किए, मैंने लिखा 10, 20, 30, 40। तो ये होगी आपकी सबसे पहली रो। याद रखना, रो 1 ये पहली रो होगी जिसके अंदर 4 कॉलम होंगे। समझ में आ रहा है आपको? रो 1 होगी, उस एक रो के अंदर 4 कॉलम होंगे। पहली कॉलम के अंदर 10 आएगा, दूसरी कॉलम में 20 आएगा, तीसरी कॉलम में 30 आएगा और चौथी कॉलम में 40 आएगा। इस तरह से 4 कॉलम बनेंगे, लेकिन रो 1 ही होगी। तो ये हो गया आपका पहला रो। उसके बाद दूसरी रो बनेगी, दूसरी रो के अंदर सिर्फ 2 ही कॉलम बनेगी। दूसरी रो के अंदर पहली रो के अंदर ऑलरेडी 4 कॉलम बन चुकी है 10, 20, 30, 40 के लिए, लेकिन दूसरी रो के अंदर सिर्फ 2 ही कॉलम बनेगी, एक कॉलम 50 के लिए और एक कॉलम 60 के लिए। तो जो दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम बनेंगे, उस 2 कॉलम के अंदर पहली कॉलम में 50 आएगा, दूसरी कॉलम में 60 आएगा। उसके बाद तीसरी और एक रो बनेगी। ओके, तो तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम बनेंगे। तो तीसरी रो के अंदर पहली कॉलम में आएगा 70, दूसरी कॉलम में आएगा 80 और तीसरी कॉलम में आएगा 90। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल 3 रो का है। ओके, कितनी रो का है? 3। तो देखो, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो आप, ये है मेरी पहली रो जिसके अंदर 10, 20, 30, 40 करके 4 कॉलम बने। दूसरी रो बनेगी, उसके अंदर 2 ही कॉलम बनेगी, 50 और 60 जिसके अंदर स्टोर होंगे। ये आगे देखो मैंने क्रॉस किया हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉलम नहीं है। ओके, यहाँ पे इन 2 कॉलम के बाजू में कोई तीसरी चौथी कॉलम नहीं है। ऊपर 4 कॉलम है, सुनो मेरी बात, ऊपर 4 कॉलम है, लेकिन ऊपर की 4 कॉलम के बाद नीचे जो दूसरी वाली रो है, दूसरी वाली रो में सिर्फ 2 ही कॉलम है। पहली कॉलम 50 की, दूसरी कॉलम 60 की। 2 कॉलम के बाद यहाँ पे कोई तीसरी कॉलम नहीं है और यहाँ पे कोई चौथी कॉलम नहीं है। ओके, तो पहली रो के अंदर 4 कॉलम, दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम और तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम है। पहली कॉलम में 70, ये रहा, दूसरी कॉलम में 80, ये रहा, तीसरी कॉलम में 90, ये रहा, और बाद में इसके अंदर भी कोई चौथी कॉलम नहीं है। तो ये वाला कंसेप्ट माइंड में फिट हो गया। 3 रो बनेगी, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। पहली रो के अंदर 4 कॉलम बनेंगे, ये पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम। दूसरी रो के अंदर 2 ही कॉलम बनेगी, ये दूसरी रो है, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, 3-4 कॉलम बनेगी नहीं। और तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, पहली कॉलम 70 की, दूसरी 80 की और तीसरी 90 की। उसके बाद कोई कॉलम नहीं बनेगी। तो क्लियर है कंसेप्ट? तो ये रहा पहली रो, एक रो के अंदर 4 कॉलम, तो ये रही मेरी पहली रो 4 कॉलम। दूसरी रो 2 कॉलम 50-60, तो ये रहा 50-60 और तीसरी रो 3 कॉलम, तो ये रही 3 कॉलम। तो क्लियर है? तो इसकी इंडेक्स पोजीशन भी मैंने यहाँ सेट करके रखी है। ये जो 10 लिखा है वो 0-0 की पोजीशन पे, मतलब 0 ये रो का इंडेक्स नंबर है और दूसरा 0 एक कॉलम का इंडेक्स नंबर है। ये 20 लिखा है मैंने 0-1 पे। 0-1 मतलब 0 क्या है? रो का इंडेक्स नंबर है, 1 क्या है? कॉलम का इंडेक्स नंबर है। ये जो पहला पहला दिख रहा है ना, वो सब रो का है और कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर है वो कॉलम का है। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में समझा चुका हूँ। तो देखते हैं, इस तरह के एरे अगर हम लोगों को आउटपुट में प्रिंट करने हैं तो आपको किस तरह का जावा के अंदर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये रहा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर ध्यान देना, मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक आई नाम का और एक जे नाम का, और मैंने दोनों को कलर भी दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आई को मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है और जे को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अब मैं आपको और एक बात बता दूं, आई मैंने स्पेशली रो के लिए बनाया हुआ है और जे मैंने स्पेशली कॉलम के लिए बनाया हुआ है। समझ में आया? और यहाँ पे फॉर लूप भी मैंने 2 बार यूज़ किया हुआ है, क्योंकि एक लूप रो के लिए घूमेगी और एक लूप
कॉलम के लिए घूमेगी, इसलिए दो बार ये प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम घूमेगा, रो के लिए अलग घूमेगा और कॉलम के लिए अलग घूमेगा। कैसे, ये पूरा प्रोग्राम में अगली स्लाइड में काफ़ी अच्छे से डीप में समझाता हूँ। आपका ध्यान थोड़ा भी यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, अभी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। आप लोगों को ये सब पूरा भरा भरा दिख रहा होगा, इसलिए आप थोड़े डर गए होंगे कि ये सब क्या है, अभी इतना सब समझना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, वरना अगर आपका ध्यान अगर थोड़ा भी यहाँ से वहाँ हो गया तो आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक लूप अगर आपको समझ में आ गई तो आप उसके आगे की सारी लूप आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन प्लीज़, जब तक मैं पूरी स्लाइड ख़त्म नहीं कर देता तब तक आपका ध्यान इसी स्लाइड में होना चाहिए, ध्यान देना। देखो, ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया पहले सुन लो। मैंने फॉर लूप लिखा, इसके अंदर मैंने एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप यूज़ किया है, इंटीजर नाम का डेटा टाइप, और फिर मैंने एक आई नाम का वेरिएबल बनाया। क्यों? रो के लिए। ध्यान देना, आई नाम का वेरिएबल मैंने रो के लिए बनाया। तो फिलहाल आई की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों 0? क्योंकि इंडेक्स पोजीशन रो की भी पहले 0 ही होती है और कॉलम की भी 0 ही होती है। ओके, इंडेक्स पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। आई जो है वो रो के लिए बनाया हुआ है, तो आई की वैल्यू शुरुआत में कितनी होगी? 0। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है आई लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ, ये जो प्रोग्राम है इस तरह का मैं 1D एरे के अंदर भी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको समझा चुका हूं। तो ए क्या है हमारा? एरे। मैंने ए नाम का एरे बनाया हुआ है, आप जानते हो। देखो, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए नाम का एरे क्रिएट किया हुआ है। ओके, ये देखो, इंटीजर 2 ब्रैकेट ए नाम का मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे ए मेरा एरे है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ का मतलब क्या है कि ए की लेंथ कितनी है। तो अभी हम लोगों को ए की लेंथ जाननी है कि ए की लेंथ कितनी है। तो मैं बताता हूँ ए की लेंथ कितनी है। तो ए के अंदर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब ए नाम के एरे के अंदर कितनी रो बन रही है? 3 एरे बन रही है, सॉरी 3 रो बन रही है। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 3। समझ में आ रहा है? इसकी लेंथ कितनी हुई? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही रो है। अगर यहाँ पे 4 रो होती तो इसकी लेंथ 4 होता, लेकिन इसकी लेंथ अभी कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रो है, इसलिए इसकी लेंथ 3 कही जाएगी। देखो, 10, 20, 30, 40 पहले रो में जाएगा, 50, 60 दूसरी रो में जाएगा, 70, 80, 90 तीसरी रो में जाएगा। तो ये हो गई उसकी लेंथ कि उसके अंदर 3 रो है। इसीलिए ए डॉट लेंथ आपको 3 समझना है। कितना समझना है? 3। तो ए की लेंथ कितनी हो गई? 3। तो अभी देखो, ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ ध्यान देना। देखो, शुरुआत में आई की वैल्यू कितनी है? आई इज इक्वल टू 0। मेरे माउस का एरे देखो, मेरे माउस का पॉइंटर देखो, मैं जहाँ पे लेके जाऊँगा वो चीज़ आपको समझनी है। शुरुआत में आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। उसके बाद आई की वैल्यू 0 होने के बाद आप यहाँ पे आओगे। अब यहाँ पे आपका आई कितना है? 0। 0 लेस देन ए डॉट लेंथ कितना समझना है? 3। तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगी? 0 लेस देन 3। रेडी? तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है कि 0 3 से छोटा है। यस, 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ देखो, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, आई मतलब कितना? 0। ए डॉट लेंथ कितना हुआ? 3। तो आई लेस देन 3। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो ये लूप यहाँ से यहाँ पे आएगी, दूसरे अंदर। यहाँ से वो लूप यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ पे कब आएगी? अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप यहाँ पे नहीं आएगी, सीधा एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन ये लूप पहले फॉर में से दूसरे फॉर में कब आएगा? जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। तो अभी हमारी कंडीशन क्या है? 0 लेस देन 3, क्योंकि आई मतलब 0, ए डॉट लेंथ कितना हुआ? 3। तो 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, 0 3 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये यहाँ पे आया। अब यहाँ पे दूसरी लूप चालू होगी जे के लिए। अब जे किसके लिए बनाया मैंने? कॉलम। पहले आई था रो के लिए, अब जे है कॉलम के लिए, बराबर। अब जैसे कि रो की इंडेक्स पोजीशन भी 0 से स्टार्ट होती है
और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन भी 0 से ही स्टार्ट होती है। इंडेक्स पोजीशन दोनों का तो 0 ही होगा। अगर कोई भी रो होती है तो रो का सबसे पहला इंडेक्स पोजीशन क्या होता है? 0। देखो अभी ये मेरी पहली रो है, इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0। दूसरी रो है, इंडेक्स पोजीशन क्या है? 1। तीसरी रो है, इंडेक्स पोजीशन क्या है? 2। ये मेरी पहली कॉलम है, पहली कॉलम की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0। दूसरी कॉलम 1, तीसरी कॉलम 2, चौथी कॉलम 3। हो गया। तो जो पहली कॉलम और पहली रो होती है उसकी इंडेक्स पोजीशन तो ऑलवेज 0 ही होती है। तो देखो यहाँ पे तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया, i इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो आप यहाँ पे आए कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग j को चेक करेंगे, i को तो चेक कर लिया, अब j की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगी, j की वैल्यू 0 है। अब j लेस देन a एंड ब्रैकेट में i लिखा है, i डॉट लेंथ, मतलब यहां पे कंप्यूटर पता है क्या करेगा? i मतलब क्या हुआ? रो। तो रो की लेंथ कितनी है वो यहां पे चेक की जाएगी। यहां पे रो की लेंथ कितनी है, सबसे पहली जो रो होगी, सबसे पहली रो की लेंथ कितनी है वो यहां पे चेक की जाएगी। और सबसे पहली रो की लेंथ कितनी है? 4। देखो अभी दूसरी रो तीसरी रो माइंड में मत लो, सिर्फ पहली रो देखो। पहली रो में कितनी कॉलम है अपनी? 4 कॉलम है कि नहीं? पहली कॉलम में 10, दूसरी कॉलम में 20, तीसरी कॉलम में 30, चौथी कॉलम में 4। तो पहली कॉलम में कितनी, पहली रो में कितनी कॉलम है? 4। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आएगी? 4। और जे की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी शुरुआत में आई आपका 0 होगा, चेक किया जाएगा 0 3 से छोटा है, यहाँ पे चेक होगा 0 3 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू हुई। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप यहाँ पे आएगी कॉलम के पास, जे के पास। तो जे सबसे पहले कितना होगा? अभी मेरा माउस का पॉइंटर देखो, जे सबसे पहले कितना होगा? 0। फिर यहाँ पे चेक होगा कि 0 4 से छोटा है। अभी आप सोच रहे होंगे 4 कहाँ से आया सर? तो मैं 4 बता रहा हूँ, ये पहली रो की अंदर कॉलम की संख्या है। हमारी पहली रो में कितनी कॉलम है? 4, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। समझे आप? पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, 4 कॉलम है हमारी पहली रो में, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि 0 4 से छोटा है। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ से प्रोग्राम अगले लाइन में जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में, और यहाँ पे आई प्रिंट होगा और जे प्रिंट होगा। अभी आप सोचो आई कितना प्रिंट होगा? आई कितना था हमारा? 0, और जे भी कितना था हमारा शुरुआत में? 0। तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों शुरुआत में 0 ही होंगे। तो यहाँ पे आई की जगह आपको 0 समझना है, यहाँ पे आपको जे की जगह 0 समझना है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये आई ब्लू कलर में है तो ये 0 भी ब्लू कलर में है, ये जे रेड कलर में है तो ये 0 भी रेड कलर में है। तो हम लोगों को देखना है कि 0 0 नंबर की पोजीशन पे क्या, ये पहला वाला 0 मतलब रो, दूसरा वाला 0 मतलब कॉलम, क्योंकि ब्लू वाला 0 ये आई के लिए है और आई क्या है? रो। दूसरा वाला 0 ये कॉलम के लिए है और कॉलम क्या है? जे। अब यहाँ देखो, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर की है। ये वाला ब्लू वाला 0 रो के लिए है, रेड वाला 0 कॉलम के लिए। तो जिसकी इंडेक्स पोजीशन रो के अंदर 0 होगी और जिसकी इंडेक्स पोजीशन कॉलम के अंदर 0 होगी, ऐसी जगह में 10 को प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले ये वाला 10 प्रिंट होगा, कहाँ पे? 0 0 नंबर की पोजीशन पे। ओके, जैसे ही ये 10 प्रिंट होगा उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट होगी। जे की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा। अब देखो जे की वैल्यू थी कितनी? 0। अब जैसे ही जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने जे प्लस प्लस, जैसे ही जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अभी आप सोच रहे हो सर इंक्रीमेंट यहाँ पे क्यों हो रहा है, आई में क्यों नहीं हो रहा है? अब जब तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये प्रोग्राम इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो आई के पास जाएगा ही नहीं। वो पहले यहाँ से तो निकलना चाहिए, इस लूप में से तो निकलना चाहिए। ये लूप में से प्रोग्राम कब बाहर निकलेगा? जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन यहाँ पे तो अभी जो कंडीशन ट्रू थी हमारी, 0 ये 4 से छोटा था, छोटा है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए उसने क्या किया? 0 0 की जगह 10 को प्रिंट किया। अब उसने क्या किया? जे के अंदर इंक्रीमेंट किया। रेडी? जे कितना था? 0। अब यहाँ पे जे प्लस प्लस करने के बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
जैसी जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा है जे इज इक्वल टू 1, मतलब जे अभी 0 नहीं रहा, कितना हो गया 1। फिर यहाँ चेक होगा कि एक चार से छोटा है, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। पहले वो 0 को चेक कर रहा था, 0 4 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू थी, इसलिए उसने 0 0 को प्रिंट किया। अब वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि 1 4 से छोटा है, यस यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, 1 4 से छोटा है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जे मतलब 1, ए ब्रैकेट में आई डॉट लेंथ मतलब 4, क्योंकि इसको वैल्यू इसकी वैल्यू आपको 4 समझनी है और जे की वैल्यू आपको 1 समझनी है। तो जे की जगह अगर 1 होगा और इसकी जगह 4 होगा तो ये आएगा 1 लेस देन 4। जैसे ही 1 लेस देन 4 होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो वो फिर से आई और जे को प्रिंट करेगा। लेकिन जब आई और जे को प्रिंट करेगा तो अभी आई और जे दोनों 0 0 नहीं है, आई तो 0 ही है लेकिन जे हमारा 1 हो गया है, क्योंकि इंक्रीमेंट किसके अंदर हुआ है, जे के अंदर। आई के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आई हमारा अभी भी 0 ही है। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो जे के अंदर हुआ है कि नहीं, इसलिए आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये पहले 0 है, दूसरे में 1 है, तो जिसकी इंडेक्स पोजीशन 0 होगी रो के अंदर और जिसकी इंडेक्स पोजीशन 1 होगी कॉलम के अंदर, ऐसी जगह 20 को प्रिंट किया जाएगा। मतलब ये रहा, देखो 0 1, तो 0 1 20 प्रिंट होगा। रेडी। अब क्या होगा, फिर जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा। अब फिर से जब जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसी जे की वैल्यू 2 होगी तो देखो मैंने यहां लिख दिया जे इज इक्वल टू 2। जे की वैल्यू 2 होने के बाद फिर चेक किया जाएगा, क्या 2 4 से छोटा है, यस 2 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी फिर वो आई और जे को प्रिंट करेगा, लेकिन हमारा आई तो 0 ही है, क्योंकि इंक्रीमेंट तो जे के अंदर हो रहा है। पहले इंक्रीमेंट 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। तो देखो अभी यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 2 है, तो जिसकी इंडेक्स पोजीशन पे 0 और जिसकी कॉलम वाली इंडेक्स पोजीशन पे 2 होगा, मतलब 0 और 2 होगा, वहाँ पे 30 प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पे रो की इंडेक्स पोजीशन 0 है, कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 2 है, तो 30 प्रिंट हुआ। 30 प्रिंट होने के बाद वापस जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा। जे के अंदर इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसी जे की वैल्यू 3 होगी फिर चेक किया जाएगा, क्या 3 4 से छोटा है, यस 3 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जैसी ही कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से आई और जे को प्रिंट करेगा, लेकिन जब आई और जे को प्रिंट करेगा तो आई तो 0 है, लेकिन जे कितना हो गया है अभी 3। ओके, जे कितना हो गया है 3। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, आई की वैल्यू कितनी है 0, जे की वैल्यू कितनी है 3। तो जिसकी इंडेक्स पोजीशन रो के अंदर 0 होगी और जिसकी इंडेक्स पोजीशन कॉलम के अंदर 3 होगी, ऐसी जगह 40 को प्रिंट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे 40 प्रिंट हुआ, क्योंकि इसकी इंडेक्स पोजीशन रो के अंदर 0 है और कॉलम के अंदर 3 है। अब क्या होगा, फिर से जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। देखो इंक्रीमेंट होता आ रहा है, पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4। और एक बात दिमाग में फिट कर लो, इंक्रीमेंट खाली जे के अंदर हो रहा है, आई के अंदर नहीं। आई तो हमारा 0 ही है, इंक्रीमेंट कॉलम में हो रहा है, रो के अंदर नहीं। अब जे की वैल्यू 4 हो गई। अब जैसी ही जे की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे चेक किया जाएगा, 4 4 से छोटा है क्या, 4 4 से छोटा है, नहीं 4 4 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। और जैसी ही कंडीशन फॉल्स होगी तो पता है क्या होगा, वो आगे कोई नंबर प्रिंट करेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर तो प्रिंट कितने होंगे 4 ही होंगे। 10 प्रिंट हो गया, 20 प्रिंट हो गया, 30 प्रिंट हो गया, 40 प्रिंट हो गया। 40 के बाद वो अगला कोई नंबर प्रिंट करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसी ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद फिर आपके आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा। कब, यहाँ पे जैसी ही कंडीशन फॉल्स हुई और जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम लोग फिर से पहले वाले 4 के अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम इंक्रीमेंट खाली जे के अंदर कर रहे थे, आई तो अपना 0 ही था। लेकिन आई के अंदर इंक्रीमेंट कब होगा, जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे, जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। तो देखो अभी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 ये 4 से छोटा नहीं है, 4 4 से इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी ही कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई तो आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ और आई आपका 1 हो गया। देखो पहले आई कितना था 0,
अब देखो यहाँ पे i प्लस प्लस के बाद i 1 हो गया, और जैसे ही i 1 होगा फिर से i को चेक किया जाएगा, i इज इक्वल टू 1, क्योंकि पहले i इज इक्वल टू 0 था, अब i इज इक्वल टू 1 हो गया है, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि 1 3 से छोटा है, यस 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी फिर से ये लूप इसके अंदर आएगा। देखो पहले यहाँ पे चेक किया, i मतलब कितना 1, i मतलब कितना 1, a डॉट लेंथ कितना था अपना 3, तो कंडीशन क्या होगी 1 लेस देन 3, तो 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ये लूप दूसरी लूप में एंटर करेगा। अब फिर से ये घूमेगा प्रोग्राम, जैसे पहले 4 बार घूमा था तो अभी ये 2 बार ही घूमेगा। कैसे, देखो j इज इक्वल टू 0, अब देखो यहाँ पे फिर से j आपका 0 हो चुका है क्योंकि लूप फिर से घूमी, ओके, तो j आपका फिर से 0 हो गया। ये लूप तो यहाँ पे एंड हो गया था, इस लूप का यहाँ पे एंड हो गया, दूसरी बार लूप घूम रही है अभी दूसरी रो के लिए। पहली रो के अंदर 4 नंबर हम लोग ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, 10 20 30 40। अभी हम लोग दूसरी रो के अंदर एंटर हुए, 1 नंबर वाली 0 नंबर वाली रो के अंदर हम लोग 4 नंबर प्रिंट कर चुके हैं, दूसरी वाली रो के अंदर एंटर हुए जिस रो का इंडेक्स पोजीशन अभी क्या है 1, उसके अंदर कितनी कॉलम है खाली, पहली वाली रो में कितनी कॉलम थे 4, दूसरी वाली रो में कितनी कॉलम है खाली 2। तो अभी यहाँ पे i डॉट लेंथ 4 नहीं होगा, अब यहाँ पे i डॉट लेंथ 2 होगा, क्योंकि दूसरी रो के अंदर कॉलम 2 ही है, 4 नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है 0, तो देखो यहाँ पे चेक होगा, देखो अभी j इज इक्वल टू 0, j की वैल्यू शुरुआत में 0 होगी, यहाँ पे चेक किया जाएगा 0 लेस देन 2। समझ में आ रहा है कुछ प्रोग्राम? अभी पहले क्या चेक कर रहे थे हम लोग 0 लेस देन 4, क्यों 4 के साथ चेक कर रहे थे क्योंकि उसमें 4 कॉलम थी। अभी 0 लेस देन 2 क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम है, इसलिए क्योंकि अभी पहली वाली रो के अंदर कॉलम की साइज 4 थी, दूसरी वाली रो के अंदर कॉलम की साइज 2 ही है, इसलिए यहाँ पे 0 को 2 के साथ कंडीशन चेक करनी पड़ रही है कि 0 2 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू है, 0 2 से छोटा है। तो जैसे ही 0 2 से छोटा होगा वो फिर से i और j को प्रिंट करेगा। तो अभी हमारा i तो 0 है ही नहीं, अभी हमारा i 1 हो चुका है, क्योंकि i के अंदर इंक्रीमेंट हुआ ना यहाँ पे, तो i अभी 1 हो चुका है। तो देखो i की वैल्यू यहाँ लिखिए 1, और j की वैल्यू शुरुआत में 0 ही होगी, तो 0। तो एक नंबर की मतलब रो की पोजीशन 1 होनी चाहिए और कॉलम की पोजीशन 0 होनी चाहिए, तो उसकी जगह 50 प्रिंट होगा। तो देखो ये 50 प्रिंट हुआ है क्योंकि रो की इंडेक्स पोजीशन 1 है और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 0। जैसे ही ये 50 को प्रिंट करेगा तो वापस इंक्रीमेंट j के अंदर होगा, i के अंदर नहीं होगा, j के अंदर होगा। तो j के अंदर जैसे ही इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि j अपना 0 था, तो j कितना हो गया 1। जैसे ही वापस j की वैल्यू 1 हो गई तो देखो यहाँ पे j इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे चेक होगा 1 लेस देन 2, क्या 1 2 से छोटा है, यस 1 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी मतलब फिर से i और j को प्रिंट करेगा। अब i और j को प्रिंट करेगा तो i की वैल्यू तो 1 है, लेकिन j की वैल्यू भी अभी 1 हो गई है, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया ना j का 1, और i की तो ऑलरेडी 1 थी। तो देखो यहाँ पे पहला भी 1 दूसरा भी 1, मतलब रो की इंडेक्स पोजीशन 1 होनी चाहिए और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 1 होनी चाहिए, ऐसी जगह हम लोग 60 को प्रिंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 60 प्रिंट हुआ है, रो की इंडेक्स पोजीशन 1 और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन भी 1। अब j के अंदर इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 था, j का इंक्रीमेंट हुआ तो j की वैल्यू अभी 2 हो गई। जैसी j की वैल्यू 2 हो गई तो देखो अभी j इज इक्वल टू 2 हो गया, ओके। तो फिर यहाँ पे चेक होगा 2 लेस देन 2, क्या 2 2 से छोटा है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पहले हम सेम चीज 4 कॉलम को लेके कर रहे थे, हम सेम चीज 2 कॉलम को लेके कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले कंडीशन फॉल्स कब हुई थी, जब हम लोगों ने चेक किया था कि 4 4 से छोटा नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 ही कॉलम थी, बराबर। यहाँ पे अभी हम लोग 2 2 से छोटा नहीं है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आगे का तो कोई नंबर प्रिंट करेगा ही नहीं, 2 ही नंबर प्रिंट किए उसने, एक 50 और एक 60। तो ये रहा 50 और एक 60, 70 को प्रिंट करने के लिए तो कोई कॉलम है ही नहीं,
तीसरी कॉलम तो होनी चाहिए ना, तीसरी कॉलम अगर होती तो वो आगे 70 को प्रिंट कर देता, लेकिन तीसरी कॉलम है ही नहीं क्योंकि दो ही कॉलम थी। एक कॉलम के अंदर उसने 50 को प्रिंट किया, दूसरी कॉलम के अंदर उसने 60 को प्रिंट किया। समझ में आ गया? अब जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो वापस ये प्रोग्राम इस फॉर में से इस फॉर में जाएगा और फिर यहाँ पे आई के अंदर वापस इंक्रीमेंट होगा। देखो पहले आई 0 था, फिर आई का इंक्रीमेंट हुआ 1 हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई ना, पता है क्या हुआ, वापस आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। आई कितना हो गया 2, कितना हो गया आई 2 हो गया। अभी देखो पहले आई 0 था, फिर यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हुई थी तो आई के अंदर इंक्रीमेंट होके 1 हुआ था। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई है तो आई के अंदर वापस इंक्रीमेंट होके 2 हो गया है, क्योंकि आई तो अपना 1 था ही, तो 1 के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 2। तो अभी हमारे आई की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर। अभी 1 नहीं है, अभी हमारा पूरे प्रोग्राम में आई 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे चेक होगा क्या 2 3 से छोटा है। देखो यहाँ पे 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू थी। 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू थी। 2 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी मतलब ये 4 वापस इस 4 के अंदर एंटर होगा। मतलब अभी हम लोग तीसरी वाली रो में आ गए जिसकी इंडेक्स पोजिशन 2 है। ओके, पहले इंडेक्स पोजीशन 0 थी, उसके अंदर 4 कॉलम थे। दूसरी इंडेक्स पोजीशन की 1 थी जिसके अंदर 2 कॉलम थे। अभी तीसरी रो बनाई, तीसरी रो की इंडेक्स पोजीशन क्या है 2, जिसके अंदर 3 कॉलम है। तो अभी ये वाला पार्ट देखो, जे वापस आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जब अगर कोई न्यू लूप फिर से स्टार्ट होती है तो कॉलम की वैल्यू वापस 0 हो जाती है। तो देखो जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ चेक हो रहा है 0 लेस देन 3। अभी आपको पता चल गया होगा 3 क्यों, क्योंकि तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम है। देखो यहाँ पे 4 था, 4 कॉलम थी। यहाँ पे 2 था, 2 कॉलम थी। यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है। तो ये देखो 0 लेस देन 3, क्या 0 3 से छोटा है? यस, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आई और जे को प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 0। तो ये रहा इंडेक्स पोजीशन के अंदर रो की इंडेक्स पोजीशन 2 होनी चाहिए और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 0 होनी चाहिए। जिसकी रो की इंडेक्स पोजीशन 2 और जिसके कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 0 है, ऐसी जगह पे 70 को प्रिंट किया जाएगा। तो देखो ये 70 प्रिंट किया है क्योंकि रो 2 और कॉलम 0, 70 प्रिंट हुआ। जैसे ही 70 प्रिंट होगा फिर क्या होगा, जे के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही जे के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो देखो जे इज इक्वल टू 1। फिर चेक होगा 1 लेस देन 3, क्या 1 3 से छोटा है? यस, 1 3 से छोटा है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी वो फिर से आई और जे को प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी 2 और जे की वैल्यू कितनी हो गई है 1। तो क्या होगा 2 और 1, तो 2 और 1 नंबर की पोजीशन पे वो 80 को प्रिंट करेगा। देखो ये 2 और 1 नंबर की पोजीशन है, 80 को प्रिंट किया। 2 और 1 नंबर की पोजीशन मतलब रो जिसका रो का इंडेक्स पोजीशन 2 हो और जिसकी कॉलम का इंडेक्स पोजीशन 1 हो, ऐसी जगह मुझे 80 को प्रिंट करना है। 80 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर से जे के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। अब जे के अंदर अगर एक इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जैसे ही जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये देखो जे इज इक्वल टू 2। तो चेक होगा 2 इज इक्वल टू 2 लेस देन 3, क्या 2 3 से छोटा है? यस, कंडीशन ट्रू है, 2 3 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर से आई और जे को प्रिंट करेगा। अब आई हमारा कितना था 2 और जे हमारा कितना हो चुका है 2, तो दोनों जगह 2 2 हो गए। अभी मतलब रो के इंडेक्स पोजीशन 2 और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन भी 2, ऐसी जगह पर 90 को प्रिंट किया जाएगा। तो ये 90 देखो, रो की इंडेक्स पोजीशन 2, कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 2 और उसको 90 को प्रिंट किया गया। अब क्या होगा, फिर से जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। जे की वैल्यू 3 हो गई तो वापस यहाँ पे देखो जे इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ चेक कीजिएगा 3 लेस देन 3, क्या 3 3 से छोटा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, 3 3 से छोटा नहीं है। अब जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर से ये फॉर लूप इस 4 के अंदर जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि आई पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। अब आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। कितनी होगी 3। अब यहाँ से ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ओके। अब आई के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, आई कितना हो गया 3 हो गया। तो अभी आई हमारा कितना हो चुका है 3। पहले 0 था, फिर इंक्रीमेंट करके 1 हुआ, फिर इंक्रीमेंट करके 2 हुआ, फिर इंक्रीमेंट करके 3 हुआ। तो अभी हमारा फाइनली आई कितना है 3। फिर चेक होगा 3 लेस देन 3, या 3 3 से छोटा है? नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया और आपकी लूप क्लोज हो गई।
क्योंकि अभी ये 4 में से इस 4 के अंदर जाएगा ही नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा था, ये 4 में से प्रोग्राम इस 4 में कब जा रहा था, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती थी तब, लेकिन अब तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 3 से छोटा नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये 4 में से दूसरे 4 के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा ये 4 में से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट, बराबर, और यहाँ पे आपकी लूप का एंड हो जाएगा। समझ में आया आपको? मतलब क्या है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट सिर्फ जे के अंदर ही होता है। यहाँ पे जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो कॉलम के अंदर नंबर्स प्रिंट होते रहेंगे, जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो ये 4 क्या करता है, अपनी लूप को वापस इस 4 के पास कर देता है, फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट होता है, फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट होने के बाद जब ये चेक किया जाता है, कंडीशन जब ट्रू होती है तो ये 4 वापस अपनी लूप को इस 4 के पास करता है। मतलब इस तरह से एक लूप जे की साइड से घूमती है और एक लूप आई की साइड से घूमती है। आई मतलब क्या, रो, और कॉलम जे मतलब क्या, कॉलम। इस तरह से ये नंबर्स प्रिंट होंगे। तो ये जो है पूरा कंसेप्ट 2D एरे का है। तो इसको 2D एरे इसलिए बोलते हैं कि देखो, रो के लिए एक एरे जनरेट होता है और कॉलम के लिए एक एरे जनरेट होता है। ये जो दिख रहा है आपको 0 0 0 0 ये रो है, और ये दिख रहा है आपको 0 1 2 3 ये कॉलम का इंडेक्स पोजीशन है, बराबर। तो ये जो है इसे बोलते हैं एरे ऑफ एरे, मतलब मैट्रिक्स एरे। तो देखो मैं आपको अभी 2D एरे का एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जो चीज़ हम लोगों ने देखी अभी वही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। बहुत ईजी है, ध्यान देना। मैंने प्रोग्राम ओपन किया, इसके अंदर देखो 1D एरे के प्रोग्राम तो हम लोग ऑलरेडी पिछले थियरी के अंदर कर चुके हैं। अभी मुझे 2D एरे के आपको बताने हैं। तो 2D एरे के अंदर गया, देखो आज मैं आपको 4 प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ 2D एरे के। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एरे 2D। मैंने स्काइट ऑन किया, स्काइट ऑन करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे प्रोग्राम को स्काइट के अंदर ड्रैग कर लेता हूँ। ये हो गया रेडी। अब इसको आप देख पाओ इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, बड़ा हो गया। अब देखो सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको अभी पावर पॉइंट के अंदर समझाया। ओके, सिर्फ फ़र्क इतना कि यहाँ पे मैंने क्लास कौन सा बनाया, एरे 2D नाम का। पब्लिक वाली लाइन लिखी, इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, पहला ब्रैकेट रो के लिए, दूसरा ब्रैकेट कॉलम के लिए, ए नाम का एरे बनाया। ये जो है 10 20 30 40 ये पहली रो के लिए, 50 60 दूसरी रो के लिए, 70 80 90 तीसरी रो के लिए। पहली रो के अंदर 4 कॉलम बनेगी जिसके अंदर 10 20 30 40 स्टोर होगा। दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम बनेगी जिसके अंदर 50 60 स्टोर होगा। और तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम बनेगी जिसके अंदर 70 80 90 स्टोर होगा। देखो इसके अंदर भी मैंने आई लिया रो के लिए, जे लिया कॉलम के लिए। सेम वही प्रोग्राम है, यहाँ पे आई को प्रिंट करेगा, यहाँ पे जे को प्रिंट करेगा। ये सेम अभी जो मैंने आपको पीपीटी के अंदर समझाया वही प्रोग्राम है और कुछ नहीं। तो चलो सीधा हम इसको कंपाइल करते हैं। टूल्स में गया, कंपाइल किया, कंपाइल कर दी। देखो यहाँ पे 0 आ गया। अभी मैं ये वाला पार्ट भी जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ आउटपुट। थोड़ी जगह बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखो कंपाइल कर चुका हूँ, टूल्स में आगे गो करो। देखो हो गए प्रिंट। ये है आपकी पहली रो जिसके अंदर पहली कॉलम में 10, दूसरी कॉलम में 20, तीसरी कॉलम में 30, चौथी कॉलम में 40। ये है आपकी दूसरी रो जिसके अंदर पहली कॉलम में 50, दूसरी कॉलम में 60। और ये है आपकी तीसरी रो जिसके अंदर पहली कॉलम में 70, दूसरी कॉलम में 80 और तीसरी कॉलम में 90। अगर मैं यहाँ पे कॉलम बढ़ाऊँ, जैसे कि अगर मैंने कॉलम बढ़ाया, मैंने यहाँ पे 50, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, मैंने यहाँ पे लिख दिया 60, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम बढ़ा रहा हूँ। रो एक ही है, उस एक रो के अंदर मैंने क्या कर दिया और 2 कॉलम बढ़ा दी। तो देखो टूल्स, कंपाइल, टूल्स, गो। देखो 10 20 30 40 50 60। तो यहाँ पे अगर मैं 50 60 के बाद अगर मैं और एक कॉलम बढ़ा देता हूँ 70, तो देखो और एक कॉलम बढ़ जाएगी। टूल्स, कंपाइल, गो। देखो हो गया। रो अगर बढ़ानी है, रो अगर बढ़ानी तो मुझे यहाँ पे वापस एक कॉमा करके दूसरा कर्ली ब्रैकेट चालू करके उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा 10 20 30 40 50 60 70। देख रहे हो ना आप, ये मैंने क्या किया, ये आपकी पहली रो, ये आपकी दूसरी रो, ये आपकी तीसरी रो। मैंने भाई चौथी रो बना दी और चौथी रो के अंदर मैंने कितनी कॉलम बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट ओवर कर रहा हूँ। रेडी। देखो टूल्स में गया, कंपाइल किया, आ गया 0, टूल्स में गया, गो, आ गया। देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो
और ये चौथी रो। कंप्लीट। तो इस तरह से ये है 2D एरे का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अब इसे बंद करते हैं। अभी मैं आपको दूसरा 2D एरे का प्रैक्टिकल बताता हूँ। ओके, अभी जो प्रैक्टिकल बताऊँगा वो हमारे बुक के प्रैक्टिकल्स हैं। ये जो अभी मैंने बताया वो सिंपल सा खुद का मेरा बनाया हुआ प्रैक्टिकल था, लेकिन अभी मैं आपको बुक के प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे कि अभी देखो ये बुक का प्रैक्टिकल है, डेमो 2D करके। ओके, डेमो 2D। अभी ये पूरा प्रोग्राम आप देख लो, इसको मैं आपको बड़ा करके देता हूँ। देखो इसमें देखो क्लास का नाम लिखा है मैंने डेमो 2D, पब्लिक वाली लाइन लिखी। अब इसके अंदर मैंने पता है क्या किया, 5 एरे बनाए। कितने एरे बनाए? 5। पिछले प्रोग्राम में मैंने एक ही एरे बनाया था ए नाम का, इसके अंदर मैंने 5 एरे बनाए। अब देखो 5 एरे कौन से बनाए, एक मार्क्स 1 नाम का, एक मार्क्स 2 नाम का, एक मार्क्स 3 नाम का, एक मार्क्स 4 नाम का और एक मार्क्स 5 नाम का। तो ये 5 एरे बनाए। तो पहला एरे बनाने के लिए मैं 2 लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू कीवर्ड का यूज लिखा हुआ है। तो ये दोनों लाइन में, एक लाइन में भी कर सकता था, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि आप 2 लाइन भी लिख सकते हो। तो पहला जो एरे क्रिएट करने के लिए उन लोगों ने 2 लाइन का यूज़ किया, जबकि दूसरा एरे क्रिएट करने के लिए उन लोगों ने 1 लाइन में ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट भी आ गया और यहाँ पे क्रिएशन पार्ट भी आ गया। यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट अलग है और यहाँ पे क्रिएशन पार्ट अलग है, 2 अलग अलग लाइन में लिखा है। जबकि मार्क्स 2 के अंदर क्या किया उन लोगों ने, डिक्लेरेशन पार्ट और क्रिएशन पार्ट एक लाइन में ख़त्म कर दिया। बराबर। तो चलो देखते हैं। तो 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है कि 5 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेगी। बराबर। 5 रो बनेगी, 3 कॉलम बनेगी। चलो इतना तो पता है कि 5 रो बन जाएगी, 3 कॉलम बन जाएगी, लेकिन अंदर क्या, रो और कॉलम के अंदर लिखोगे क्या, सिर्फ 5 रो बन जाएगी और 3 कॉलम बन जाएगी, लेकिन अंदर वैल्यू तो है ही नहीं। जैसे कि कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, 10, 20, 30, 40 एरे इनपुट करना। तो इन लोगों ने क्या किया, खाली 5 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेगी ऐसा बता दिया। मार्क्स 2 के अंदर भी ऐसा ही किया उन लोगों ने, क्या बोला, 5 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेगी। मार्क्स 3 के अंदर, मतलब तीसरे एरे के अंदर भी वही किया, 5 रो बनेगी, 3 कॉलम बनेगी। लेकिन चौथे एरे के अंदर उन लोगों ने वैल्यू इनपुट की है। तो ये हो गई आपकी पहली रो, ये हो गई आपकी दूसरी रो, ये हो गई आपकी तीसरी रो, ये हो गई आपकी चौथी रो, ये हो गई आपकी 5वीं रो। पहली रो के अंदर 3 कॉलम, दूसरी रो के अंदर 3 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम, चौथी रो में 3 कॉलम, 5वीं रो में 3 कॉलम। तो 5 3 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने वैल्यू इनपुट कर दी है। बात करें मार्क्स 5 की, तो देखो 4 और 5 का लिखने का तरीका कैसे है, यहाँ पे 4 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, यहाँ पे 5 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ देखो 3 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। मैंने आपको बताया चलता है ये तरीका। तो 5वें के अंदर भी उन लोगों ने क्या किया, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये 5वीं रो। पहली रो के अंदर 3 कॉलम, दूसरी रो के अंदर 3 कॉलम, तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम, चौथी रो के अंदर 3 कॉलम, 5वीं रो के अंदर 3 कॉलम। लेकिन शुरुआत के जो 3 एरे है उसके अंदर तो उन लोगों ने वैल्यू बताई नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका आउटपुट में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। फिर वो क्या कर रहे हैं, इन सभी को system.out.print के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। 5 और 3 प्रिंट किया, 5 और 3 प्रिंट किया, 5 और 3 प्रिंट किया। इसका मतलब पता है क्या है कि मुझे 5 की 5 रो और तीनों की तीनों कॉलम प्रिंट करनी है। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह अगर 2 कर दूँ ना, पता है क्या होगा, 5 रो और 2 ही कॉलम प्रिंट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। ओके, तो ये 5 3 5 3 5 3 5 3 लिखने का मतलब क्या है कि 5 रो और 3 कॉलम मुझे सबका सब प्रिंट करना है। और ये वाला कंसेप्ट तो मैं कैसे काम करता है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी थ्योरी के अंदर, कि प्रोग्राम किस तरह से घूमता है वो। तो चलो टूल्स में गया, कंपाइल किया, कंपाइल हो चुका है। अभी मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम कर लिया, अब देखो टूल्स में गया, गो, देखा कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो ये पहला एरे है मार्क्स 1 का, ये वाला जिसकी वैल्यू 0 आई। खाली क्या किया उसने, 5 रो बना दी, 3 कॉलम बना दिया, लेकिन वैल्यू तो है ही नहीं। ये है आपका मार्क्स 2, ये रहा मार्क्स 2 वाला, इसमें भी 5 रो बना दी, 3 कॉलम बना दी, वैल्यू तो है ही नहीं। और ये रहा मार्क्स 3 का, लेकिन ये रहे मार्क्स 4 और मार्क्स 5, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू इनपुट की है 50 60 70। ये रहा 50 60 70, 35 30 50, ये रहा 35 30 50। राइट। अब देखो मार्क्स 1 के अंदर, चलो मैं मार्क्स 5 की बात करता हूँ। मार्क्स 5 के अंदर मैं यहाँ पे 3 की जगह सिर्फ 1 रखता हूँ, 1।
तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 5 रो दिखानी है लेकिन कॉलम मुझे एक ही दिखानी है। किसके अंदर? मार्क्स 5 के अंदर। मतलब यहाँ पे मार्क्स 5 के अंदर क्या दिखना चाहिए? पाँचों की पाँचों रो दिखनी चाहिए लेकिन कॉलम मुझे एक ही दिखना चाहिए। तो देखो टूल्स में गया, कंपाइल किया, टूल्स में गया, गो किया। देखो इसके अंदर 5 रो दिख रही है, तीनों कॉलम, 5 रो दिख रही है, तीनों कॉलम, 5 रो दिख रही है, तीनों कॉलम। इसमें भी पाँचों के 5 रो दिख रही है, तीनों की तीनों कॉलम दिख रही है। लेकिन इसमें देखो सिर्फ एक ही कॉलम दिख रही है, सिर्फ एक कॉलम दिख रही है। और उस एक कॉलम में क्या लिखा है? सिर्फ देखो 50 मतलब ये वाला 50, 35 मतलब ये वाला 35, 70 मतलब ये वाला 70, 80 मतलब ये वाला 80, 50 मतलब ये वाला 50, ये वाला। तो उसने क्या किया? सिर्फ एक एक कॉलम दिखाया। अब मैं यहाँ पे एक की जगह 2 कर देता हूँ, 2 तो 5 रो और 2 कॉलम दिखाएगा। कंपाइल, गो। देखो 2 कॉलम दिखा रहा है अभी। और जब मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ऐसे 3, तो अभी पूरे के पूरे 5 रो और तीनों कॉलम दिखाएगा, दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं शुरुआत के 5 को अगर 1 कर देता हूँ, मतलब एक ही रो दिखाएगा लेकिन उसके अंदर 3 कॉलम आएगी। अभी देखो कंपाइल किया, गो किया, देखो एक ही रो है, फर्स्ट रो दिख रहा है खाली, जिसके अंदर 3 कॉलम है, 50, 60, 70, सिर्फ इतना दिख रहा है मुझे, बस खाली 50, 60, 70 दिख रहा है। समझ में आया आपको? 50, 60, 70, बस ये फर्स्ट रो दिख रही है, ये सेकंड रो नहीं दिख रही है, थर्ड रो नहीं दिख रही है, 4 रो नहीं दिख रही है और 5वीं रो भी नहीं दिख रही है। सिर्फ एक रो की 3 कॉलम दिख रही है, 50 से 60 और 70, 50, 60, 70। जब मैं यहाँ पे एक की जगह वापस 2 कर दूंगा तो 2 रो दिखेगी और 3 कॉलम। देखो कंपाइल किया, गो किया, दिखा अभी दूसरी रो दिखी अभी आपको 35, 30, 50 की। देखो 35, 30, 50। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम। ओके, तो ये पे मैं फिर से 5 कर देता हूँ, 5 रो और 3 कॉलम। रेडी हो गया, फिनिश। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। ऐसे तो 2D एरे के मुझे आपको और भी बहुत सारे प्रोग्राम बताने हैं और 2D एरे का अभी थोड़ा और बहुत थ्योरी का कंसेप्ट सिखाना बाकी है। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें अगर अभी के अभी आज के आज ही कंप्लीट करूँगा तो ये लेक्चर जो है वीडियो सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए फ़िलहाल 2D एरे के इस सेशन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद 2D एरे हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 2D एरे हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे मैं वापस लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। मैं 2D एरे के आपको और प्रोग्राम्स बताऊँगा बुक के, और 2D एरे का थोड़ा बहुत थियरी अभी और समझाना बाकी है, फिर 2D एरे का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी 2D एरे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हम लोग अगले वीडियो सेशन में 2D एरे को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो सेशन में हम लोग 2D एरे को कंप्लीट करेंगे और आगे की भी और भी बहुत सारी स्लाइड्स मेरी बतानी बाकी है। अभी तो मैं खाली आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 2D एरे का प्रैक्टिकल, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के बाद आगे और थोड़ी स्लाइड्स बाकी है मेरी समझाने की। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग हमारे आज के वीडियो सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर। अगले वीडियो सेशन के अंदर मैं 2D एरे कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।